हेलो गाइस। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा 51st लेक्चर है 55 लेक्चर में से, 51वां चैप्टर घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसके भी PYQ जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, और हम मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट ही करने वाले हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन, तो 1773 में पास हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। मेन प्रोविज़न क्या क्या था इस एक्ट में? गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, गवर्नर जनरल एक अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नर को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, और उनके पास सुपरवाइजरी पावर रहेगा बॉम्बे और मद्रास का। गवर्नर जनरल के पास एक काउंसिल होगा 4 मेंबर्स का। पावर टू कास्ट अ वोट बट नो वोट, मतलब कि चारों जब काउंसिल मेंबर वोट करेंगे तो अगर 2-2 रहेगा किसी मुद्दे पे बात, तब गवर्नर जनरल वोट करके उसको अपने फेवर में ला सकते हैं। ठीक है। और क्या है इसमें वारेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। फिर से वही रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था 1773। सेम क्वेश्चन 1773 में पास हुआ था। रेगुलेशन एक्ट पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही सुप्रीम कोर्ट भी सबसे पहली बार इंडिया में सेटअप हुआ था। 3 रेगुलर जज और 1 चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे। चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट फोर्स में आया था। और रॉबर्ट चैम्बर, ले मिस्त्रे और जॉन हाइड, ये तीनों चीफ जस्टिस के अलावा 3 जज थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब शुरू हुआ था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। तो नन ऑफ दिस, द फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ द कमिटी टू गवर्नर जनरल, 1786 में जो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे तो उनको ये स्पेशल पावर दिया गया था एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू, कि आपके पास ओवर राइड करने का पावर होगा अपने काउंसिल को, कि आपका मतलब डिसीजन मेन रहेगा, आपके काउंसिल जो भी कहे आप उससे सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द, मतलब एक तरह सेंट्रलाइज कर दिया था गवर्नर जनरल के हाथ में पावर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर रूल कौन से मतलब एक्ट से मिला था? तो एक्ट ऑफ 1786 से। बाय रेगुलेशन ऑफ 1793 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली। तो ये कॉर्नवालिस जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर थोड़ा कम कर दिए थे, कलेक्टिंग एजेंट ही बना दिए थे कलेक्टर को, उससे जुडिशरी पावर छीन लिए थे, क्योंकि एक आदमी के हाथ में इतना पावर होना ठीक बात नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अलार्म्ड द एक्सटेंट ऑफ पावर कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल्ट दैट सच एब्सोल्यूट पावर वॉज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। तो ये कॉर्नवालिस ने लेके आए थे। जुडिशियल रिफॉर्म भी 1793 में फाइनल शेप लिया था, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के वजह से जुडिशरी और ये कलेक्ट्री को अलग अलग कर दिया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है सिर्फ। और ये तीनों जब रॉबर्ट चैम्बर, ले मिस्त्री, जॉन हाइड, एलिजा एमपी चीफ जस्टिस, ठीक है, सब 1773 से आए थे। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1813। ठीक है। इसमें बेसिकली दिया ये है, जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ट्रेड में मोनोपोली बना के रखे थे कि हम ही लोग बस ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ। तो 1813 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या की, बोली कि बाकी ब्रिटिशर्स भी अलाउ हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए, बस वो टी और चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। उसमें बस EIC की मोनोपोली थी, वो भी 1833 में ख़त्म हो जाता है, फिर सब कोई ट्रेड कर सकता है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन फिर से कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। तो चार्टर एक्ट 1813 से हुआ था। फिर से वहीं सेम क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 से ही मोनोपोली खत्म हुआ था। नॉट ट्रू, तो ट्रू कौन सा नहीं है? दिस एक्ट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्लूडिंग टी ट्रेड। 1813 नहीं, यहाँ 1833 होता तब ये सही होता, 1813 नहीं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कंसिडर्ड एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इट मेड फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए, इंडिया के एजुकेशन के लिए एलोकेट किया था ये चार्टर एक्ट 1813, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अच्छा, इसमें और भी जो है ये देख लेते हैं। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एनलाइटनमेंट, तो ये भी सही बात है। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, ये भी सही बात है। आगे बढ़ते हैं। नॉट इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू बी अबॉलिश्ड, तो ये भी सही नहीं, ये सही बात है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अब ये
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे। डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन चेंज हो गया, डेजिग्नेशन। ऑल लॉ मेकिंग पावर जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मिल गया, लॉ मेकिंग पावर भी सारा। इन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड लॉ मेंबर अपॉइंट होना था लेकिन इंडियन नहीं, ये इस एक्ट में नहीं हुआ था, ठीक है। कंपनी शुड अबंडन ट्रेड इंटायरली, अब ट्रेड छोड़ देना चाहिए कंपनी को, 1833 में लिखा था। फोर्थ मेंबर जो है वो जो वॉज नॉट एंटाइटल टू एक्ट एज द मेंबर ऑफ काउंसिल का मेंबर वो तब तक नहीं रहेगा जब तक वो लेजिस्लेटिव पर्पज से काम नहीं करेगा, फोर्थ मेंबर। और ब्रिटिश मेंबर जो है वो लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट होगा गवर्नर जनरल काउंसिल में। अब फर्स्ट फोर्थ पर्सन अपॉइंटेड तो वो लॉर्ड मैकॉले थे। लॉर्ड मैकॉले पहले लॉ मेंबर अपॉइंट हुए थे विलियम बेंटिक के काउंसिल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने थे? 1833 में। होल्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम साइमल्टेनियसली इंडिया एंड इंग्लैंड, कौन सा रिपोर्ट? तो मॉन्टफोर्ड में ये इंडिया और ये जो हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम देते हैं उसको इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह कराने का प्रस्ताव मतलब वो मान लिया गया, और 1922 से ये कराने भी जाने लगा इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह। जो एचिसन कमीशन था 1887 में, ये एकदम डिमांड को अपोज कर दिया कि नहीं सिर्फ इंग्लैंड में ही होगा, ठीक है। विच एक्ट प्रोविजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाया कौन सा एक्ट था? तो चार्टर एक्ट 1853 जो है यही लेके आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स वुड बी फिक्स्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बट द पेमेंट वुड बी मेड आउट ऑफ द कंपनीज फंड, ठीक है। द नंबर मतलब कि इंडिया का पैसा दिया जाएगा, जो भी ब्रिटेन से आएगा यहाँ काम करने उसको यही ड्रेन ऑफ वेल्थ था, इसी को दादा भाई नौरोजी बोले थे। नंबर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 24, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 से 18 हो गए, और 6 उसमें से भी क्राउन द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। कंपटीशन हो गया सिविल सर्विसेज के लिए, कंपनी की सर्विस के लिए। और ये जो है कमिटी ऑफ विद मैकाले वॉज फाउंड इन द फॉलोइंग ईयर, गिव एफर्ट टू स्कीम ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कि एक कमेटी बनाएगा मैकाले के अंडर में कि कैसे ये अपॉइंट किया जाए सिविल सर्विस को कंपटीशन के थ्रू। फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ फंक्शनल लेजिस्लेचर काउंसिल इन इंडिया, चार्टर एक्ट 1853 से फंक्शनिंग फर्स्ट टाइम जो है फंक्शनिंग लेजिस्लेचर काउंसिल जो है 12 मेंबर का ये इंडिया में लाया गया, और ये सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे हुआ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग बाय चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्रीड टू होल्ड ICS, तो 1922 से, ठीक है। और 1924 ली कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1926 सब्सिक्वेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश सेपरेटली, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों का अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस आज दे रहा है, तो तभी उस वक्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्थापना हुआ था, जैसे आज यूनियन है वैसे तब फेडरल था पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ICS विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। सही बात है, इंडिया में भी होगा वो एग्ज़ाम। इन इंडिया सिविल सर्विसेज 1941 में परसेंटेज ऑफ इंडियन वर मोर देन एज कम्पेयर टू यूरोपियन, ये भी सही बात है। 617 इंडियन सिविल सर्विसेज हो गए थे और यूरोपियन 585 ही रह गए थे 1 जनवरी 1941 को, ठीक है। और 1922 से इंडिया में होना शुरू हुआ था। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट पिट इंडिया एक्ट 1784 से। परमिशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिला था 1813 चार्टर एक्ट, और लॉ मेंबर 1833 चार्टर एक्ट से। ये देखिए चार्टर एक्ट 1833, कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ था? कंपनीज डायरेक्टर वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। एक्ट ऑफ 1858 से क्या हुआ था? पावर टू गवर्न द ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को
पावर ट्रांसफ़र हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से क्या हुआ था, सेटअप बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट उसको कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट्स। अच्छा, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेडिंग ऑफ टी एंड शुगर, तो ये होना तो चाहिए चार्टर एक्ट 1833, लेकिन ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि शुगर और चाइना अगर होता टी और शुगर की जगह, तब ये चार्टर एक्ट 1833 हो सकता था, ठीक है। हालांकि मैं अगर एग्ज़ाम होता तो ये चार्टर एक्ट 1833 लगा देता, क्योंकि टी भी तो एबॉलिश हो ही गया था, फिर कोई भी ट्रेड कर सकता था टी में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा आप लोग उसको एक बार। मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड बाई चार्टर एक्ट 1833, सही बात है, वही सवाल जो ऊपर था। उत्तर प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर आगरा प्रेसिडेंसी, जो अभी उत्तर प्रदेश है, तो वो 1834 में हुआ था, सेपरेट करके इसको आगरा प्रेसिडेंसी के अंदर में डाला गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू एक्ट ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से इंडिया जो है क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटेन के हाथ में चला गया। काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, उसमें 15 मेंबर, 8 क्राउन के द्वारा और 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 7 इलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया इनके ऊपर, इन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर इसके पावर एक्सरसाइज करने के लिए। वायसरॉय को भी अपॉइंट कर दिया गया इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 ने अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड, तो नहीं 1853 नहीं, 1833 ही हटा दिया था। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। ये भी सही बात है, ये सही बात है, ये गलत बात है, ठीक है। इंडिया को डायरेक्टली रूल करने लगा था इंग्लैंड। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंस। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एम्पावर्ड गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी पीरियड। दिस ऑर्डिनेंस वर एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो गवर्नर जनरल को एम्पावर करता है कि ऑर्डिनेंस वो बना सकता है इमरजेंसी पीरियड में, और वो ऑर्डिनेंस जो होगा वो 6 महीने तक एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आज भी हम लोग पार्लियामेंट जब नहीं रहता है तो ऑर्डिनेंस बनाने का प्रस्तावना है कि कैबिनेट जो है ऑर्डिनेंस बना सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो। स्ट्रेंथन ऑफ वाइसराय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर डिपार्टमेंटल सिस्टम किससे आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से ही आया था। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 से क्या आया था? एम्पावर्ड इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक डिस्कशन ऑन बजट, मतलब कि डिस्कशन कर सकते हैं बजट में। आस्क क्वेश्चन ऑन बजट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क करने का मतलब अलाउड नहीं था। एडिशनल मेंबर ऑफ द काउंसिल कुड आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट आफ्टर 6 दिन पहले बताना पड़ेगा कि इस पर हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो उसको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने का। इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया 1892 वाले एक्ट में ये प्रस्तावना रखा गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, थोड़े लोगों को इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिलेगा इंडिया में भी 1892 में। अच्छा, मीडिया कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा एक्ट बना था? एक 1835 में बना था, 1867 वाला, 1878 वर्नाकुलर, और 1908 में भी एक बना था। 1908 में लॉर्ड मिंटो जो हैं पास किए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में, और 1835 में प्रेस एक्ट जिसमें सेंसरशिप ऑफ मीडिया अनाउंस हुआ था। व्हेन वर हाई कोर्ट ऑफ इस्टेब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, तो 1861 वाले एक्ट से हुआ था। वैसे इस्टेब्लिश तो 1862 में हुए थे, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज, तो सबसे कम समय तक ये चला था 1909, फिर 10 साल बाद 1919 वाला आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। रैमजे मैकडोनाल्ड कहते थे दिस रिफॉर्म वाज एन इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 जो है वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पे था, क्योंकि इसमें जो है मुसलमानों को अलग से वो दे दिया गया कि आप लोग का अलग इलेक्शन होगा जिसमें सिर्फ मुस्लिम वोट कर सकेंगे आपको। लॉर्ड मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है।
इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, वही सेम क्वेश्चन 1909 वाला एक्ट। अगस्त 20 1917 को क्या आया था, तो मॉन्टेग डिक्लेरेशन, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। एडविन मॉन्टेग उस वक्त सेक्रेटरी थे, तो वहीं लेके आए थे मॉन्टेग डिक्लेरेशन। बाद में 1919 में वहीं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। फादर ऑफ डायरकी किसको कहते हैं, तो ये तो लियोनल कार्टिस को कहते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ डायरकी कहते हैं। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू डायरकी लेके आया गया इंडिया में, स्टेट में, प्रोविंसेस में, ठीक है। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का जब मॉन्टफोर्ड एक्ट पास हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त लॉर्ड जॉर्ज थे। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर थे। उसी को मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी आया था 1916 से 1962। और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो पहले चर्चिल थे, फिर बाद में एटली बन गए थे। इंडिया इंडिपेंडेंस के वक्त एटली बन गए, तो उसके पहले थोड़ा सा चर्चिल थे। 1945 तक चर्चिल रहे। डायरकी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1919 में, ठीक है। डायरकी प्रोविंसेस में क्या है, डायरकी रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट रहेगा स्टेट में। फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, पुलिस, ये सब गवर्नर देखेंगे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी। और रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो मतलब वहीं गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरकी क्या था, तो ये वहीं था, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। मॉन्टफोर्ड प्रपोजल किससे रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों का। प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ 1919। प्रिंसिपल ऑफ डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्ट ऑफ 1919। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। द एक्ट सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 केम इनटू फोर्स इन 1991, सही बात है। मॉन्टेग वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड वॉज वाइसरॉय ऑफ स्टेट। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म इसी को कहते हैं। मॉन्टेग जो थे उस वक्त सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड जो है वाइसरॉय थे। असर्सन रीजन दिया, द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस रिमेन्ड यूनिटरी एंड सेंट्रल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। रिमेन्ड यूनिटरी एंड सेंट्रल बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ अथॉरिटी वॉज डेलीगेटेड टू प्रोविंस। ये यूनिटरी और सेंट्रल नहीं रह गया था, इसको डिसेंट्रलाइज यानी कि प्रोविंसेस को दिया गया था ना कई सारा पावर, तो ये सही है, ये गलत है। डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, कई सारे सब्जेक्ट स्टेट को दिए गए थे, जस्टिस, पुलिस, इरिगेशन, वाटरवेज, 50 सब्जेक्ट के आसपास प्रोविंसेस को मिला था और 47 सब्जेक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास था, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहते हैं। डायरकी मीन्स डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इन 2 सेक्शन, सही बात है। इट वॉज बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, ये भी सही बात है। और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। डायरकी मीन्स डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट, वन वॉज रिजर्व एंड अदर वॉज ट्रांसफर्ड। पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर के यहाँ से कब से क्रिएट हुआ था, तो इंडियन हाई कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्रिएट हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या किया था, तो प्रोविजनल फेडरेशन किया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था, डायरकी प्रोविंस से हटा के सेंटर में कर दिया था टू ऑथराइज फेडरल लेजिस्लेचर, ये भी गलत है, ठीक है। बस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बाई कैमरल लेजिस्लेचर अप्लाई हुआ था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द ब्रिटेन, अच्छा ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है 1935 से मिला था। विच फॉलोइंग रिपोर्ट बेस लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइमन कमीशन जो है यही रिपोर्ट बेस लाइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। हुआ क्या था, 1919 एक्ट आया था, तो उसके पार्ट 5 में लिखा था कि 10 साल बाद एक कमीशन बैठेगा जो इस एक्ट को रिव्यू करेगा, तो वहीं साइमन कमीशन बैठा था 2027 में। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और नेहरू रिपोर्ट आए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन के विरोध में ये लोग अपना अपना वो किए हैं। साइमन मीटिंग, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड 3 सेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों का दबदबा रहा किस पे, वाइट पेपर पब्लिश हुआ 1933 में, और वहीं धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का स्वरूप लेने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या मेन फीचर था, तो एबोलिशन ऑफ डायरकी, गवर्नमेंट प्रोविंसेस से हटा दिया गया डायरकी को। द पावर ऑफ गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, गवर्नर का पावर बढ़ा दिया गया, वीटो वगैरह। एबोलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंट, ये नहीं, ये तो उन लोग को बाई डिवाइड एंड रूल तो करना ही था।
ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस हटा दिया गया, डायरकी जो है वो हटा दिया गया, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन सेंटर पे लाया गया, प्रोविंशियल असेंबलीज। अभी इसमें कई चीज़ इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया था क्योंकि फिर तुरंत ही बाद वो शुरू हो गया था ना, वर्ल्ड वॉर, तो और फिर उसके बाद आज़ादी ही मिल गई थी। लेकिन इसमें 1935 का एक्ट कई सारा चीज़ हम लोग अपने संविधान में लिया। प्रोविंशियल डायरकी, एबॉलिश प्रोविंशियल डायरकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या करता है, प्रोविंशियल डायरकी को एबॉलिश करता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, ये तीनों चीज़ है इसके 1935 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीसीएस में, ठीक है। नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंसेस, ये गलत बात है, प्रोविंसेस से हटा दिया गया था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय इंडियन एक्ट 1935 वाज टू use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrine of the nationalist leader, ठीक है। प्रिंसेस को यूज करना था एंटी इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो नेशनलिस्ट लीडर फैला रहे थे, ठीक है। यही इंटेंशन था ये फेडरल यूनियन प्रपोज करने का इंडियन एक्ट 1935 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट। फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1937 से। कार विच हैज़ अ ब्रेक बट नो इंजन, एक्ट ऑफ 1935 को किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। पंचशील और नॉन अलाइनमेंट इन्हीं का दिया गया वो है। सेम चीज़ कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, तो ये नेहरू जी ने कहा था। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी 1935 वाला एक्ट है, ठीक है। हैड रिजेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, किस सेशन में कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था? तो ये तुरंत लखनऊ सेशन 1936 में ही कांग्रेस ने इस एक्ट को रिजेक्ट किया था। इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो 1919 के अंदर इलेक्शंस होते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये 1923 में हुआ, 26 में हुआ, 1930 में हुआ, 1934 में भी हुआ और फिर 1945 में हुआ था ये इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। इस एक्ट के तहत यहाँ दिया हुआ है 23, 26, 30, 34, 45। और एक 1937 में भी इलेक्शन हुआ था जो 22 महीने तक गवर्नमेंट बनी थी, तो वो 1935 वाले एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज हेल्ड इन 1945 में हुआ था, ठीक है। चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था एक्ट ऑफ 1935 को? तो नेहरू जी ने ही कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। चार्टर ऑफ स्लेवरी है ये, ठीक है। और इसमें 14 पार्ट, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक करके पार्ट था इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, जो हमारे संविधान में डीपीएसपी के तौर पे उसको शामिल किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936 रेजिड्यूरी पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल को रेजिड्यूरी पावर दे दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 होगा, ये मिस प्रिंट है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एबॉलिश्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंडियन काउंसिल जो है वो एबॉलिश हो गया, ठीक है। एक्ट एबॉलिश द पार्लियामेंट ऑफ यूके इन 19 द एक्ट वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट, अच्छा पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ यूके के द्वारा। ये किसने कहा था? आई हैव नॉट बेग पार्डन इन कनेक्शन विद द मेजर एलिगेशन इन दैट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ अगेन बिन रिप्रोड्यूस, तो ये अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है। Can you show me one free country where there are separate electorate? The British has gone but left mischief behind, तो ये कहा था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को हटा, सॉरी ये ऑटोनॉमी नहीं दिया था, एक मिनट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया था? तो इस सुप्रीम कोर्ट लेके आया था। काउंसिल एक्ट क्या किया था? कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आया था। 1919 एक्ट क्या किया? डायरकी लेके आया था, ठीक है। अच्छा ये ऑटोनॉमी दिया था प्रोविंसेस को 1935 जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट द लैंडमार्क ऑफ द ब्रिटिश डेवलपमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है ये ब्रिटिशर्स नहीं, ये इंडियंस लेके आए थे, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नहीं है ये एक्ट। ये 8 मई 1955 को आया था और अमेंड हुआ था 1976 में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इसका तब नाम रखा गया था, उसके पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। बाद में 1976 में अमेंड हुआ
तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट रखा गया। चलिए, तो हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।